महज 9 साल का बच्चा अपने परिवार के साथ सतारा में रहता था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था, महार जाति, और उसे भूखे सोना पड़ रहा है। पानी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम अछूत हैं। एक मेधावी छात्र के रूप में जहां बाबा साहेब को सम्मान मिलना चाहिए था, वहां उन्हें अपने ही देश में भेदभाव, घृणा, इस जैसी चीजों का सामना करना पड़ रहा था। छोटी और अछूत जाति के लोगों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो देववाणी है। क्योंकि हर चुनौती के बाद एक अवसर आपका इंतजार कर ही रहा होता है, तो ऐसा ही एक अवसर अंबेडकर के पास भी आया। अंबेडकर को यह मौका तब मिला जब बड़ौदा के महाराजा ने एक छात्रवृत्ति की घोषणा की, और यह छात्रवृत्ति थी अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल लेने और अध्ययन करने की। बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय था वह। अंबेडकर ने इस मौके को झट से लपक लिया। अपनी डायरेक्टरेट हासिल करने के बाद अंबेडकर ने ब्रिटिश भारत की वित्तीय व्यवस्था के ऊपर द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के नाम से एक किताब लिख डाली। 1927 के इसी कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने संपूर्ण हिंदू समाज को चुनौती देते हुए मनुस्मृति को जला डाला। मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। 1937 में अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक ऐतिहासिक भाषण लिखा था, जो इतना क्रांतिकारी था कि जाति पात तोड़क मंडल ने उसे प्रसारित करने से ही मना कर दिया था। थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक अपनी चर्चित पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने विभाजन से पहले ही आगाह कर दिया था कि यदि अगर देश बटा तो इसका मूल्य रक्त से चुकाना पड़ेगा। शिक्षा को शेरनी का दूध बाबा साहेब ने यूं ही नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने इस बात को अपने प्रयासों से सिद्ध करके भी दिखाया। महज 9 साल का बच्चा अपने परिवार के साथ सतारा में रहता था। पिता फौज में थे, लेकिन जब वो रिटायर हो गए तो रिटायर होने के बाद वे कोरे गांव में एक खजांची की नौकरी करने लगे थे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में उसके पिता ने उसे उसके भाई बहनों के साथ कोरेगांव बुलाया। 9 साल का वो बालक ट्रेन से निकटतम स्टेशन मसूर पहुंचा, जहां से उसे कोरेगांव पहुंचना था। लेकिन समस्या ये थी कि स्टेशन से कोरेगांव तक उसे बैलगाड़ी से जाना था। कोई भी बैलगाड़ी वाला उसे अपनी बैलगाड़ी में बैठाने के लिए तैयार नहीं था। कारण था उसका एक ऐसी जाति से होना जिसे उस समय अछूत माना जाता था, महार जाति। खैर, जैसे तैसे एक बैलगाड़ी वाला इस शर्त पर तैयार हुआ कि वह दोगुने पैसे लेगा और बैलगाड़ी चलाएगा नहीं, बस साथ साथ पीछे पीछे चलता रहेगा। उस बालक ने अपने भाई बहन के साथ गाड़ी में अपने आप को समाहित कर लिया। गाड़ी अपने रास्ते चलने लगी। सफर लंबा था, रास्ते में रात हो गई, और इसी समय प्यास लगने पर उसने कई जगहों पर पानी मांगा, पर किसी ने भी महार जाति का होने के कारण उसे पानी तक नहीं दिया। अंत में एक चुंगी वाले ने उससे कहा, तुम्हारे लिए यहां पानी नहीं है, दूर पहाड़ी पर जाओ और वहां से पानी लेकर आओ। अब उस बालक के दिमाग में चल रहा था कि उसके पास भोजन तो काफी है, लेकिन भूख के मारे उसके और उसके भाई बहन के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लेकिन पानी पीने के बिना सूखा खाना चबाना संभव नहीं हो रहा था, और उसे भूखे सोना पड़ रहा है। पानी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम अछूत हैं। इस अनुभव ने उस बालक को जातिवाद और छुआछूत को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया। उसके मन में पहली बार सवाल उठा कि छुआछूत का कारण क्या है। यह गरीबी तो हरगिज नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पिता अच्छी खासी नौकरी करते थे। और इन्हीं सब कारणों के चलते जब आगे चलकर उसे देश के संविधान का प्रारूपण करने का मौका मिला, तो आरक्षण के प्रावधान में उसने गरीबी को नहीं बल्कि पिछड़ेपन को मुद्दा बनाया। क्योंकि उसका कहना था कि दिक्कत गरीबी से कहीं ज्यादा बड़ी है। गरीबी फिर भी अमीरी में बदल सकती है, लेकिन एक पिछड़ी जाति का आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, कभी अगड़ी जाति के बराबर नहीं समझा जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है विरत दुबे और आप देख रहे हैं कार्यक्रम शख्सियत। दोस्तों, अभी आपने जिस बालक के जीवन की आप बीती सुनी, उस बालक ने बड़े होकर देश के संविधान के प्रारूप में न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि उसने देश में हर उस वर्ग को देश और समाज में आगे बढ़ने का मौका दिया जो उस समय तक एक हाशिए पर अपना जीवन जीने के लिए मजबूर थे। उसके जन्मदिन को 1990 में जब राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया, तो आजादी प्राप्त हुए तकरीबन 4 दशक बीत चुके थे, और उन्हें इसी वर्ष भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। आप बीती के जिस अंश को अभी आपने सुना, वो शख्सियत की आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा से लिए गए थे।
अब शख्सियत को तो आप शायद पहचान ही गए होंगे। नाम था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनका जन्म आज के दिन यानी 14 अप्रैल को 1891 में वर्तमान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू नामक गांव में एक महार जाति के परिवार में हुआ था। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इनके दादा मालोजी सकपाल थे और इनके पिता रामजी सकपाल और माता का नाम था भीमाबाई। महार जाति को अब तक अछूत जाति माना जाता था, लेकिन यह जाति एक निडर और बहादुर लोगों का एक समूह था जो कि अंग्रेजों से भी लोहा लेने के मामले में सबसे आगे रहते थे। इसी कारण ब्रिटिशर्स ने 1892 में महारों की सेना में भर्ती होने से प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय का इस पूरे समूह ने व रामजी सकपाल ने भी जम करके विरोध किया। भेदभाव सैनिक की फेरिस्त में यूं तो कई सारे नए पुराने महान नेताओं के नाम शामिल हैं और तो और कई ऐसे करोड़ों नाम हैं जिन्हें ना तो हम जानते हैं और ना ही हम जानना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी भेदभाव, घृणा और अछूत होने के दंश से अछूते नहीं रहे। उनकी जाति पहचान व उनसे जुड़ी समस्याओं का मानो चोली दामन का साथ था। विद्यालय में भी कमोबेश यही आलम था। एक मेधावी छात्र के रूप में जहां बाबा साहेब को सम्मान मिलना चाहिए था, वहां उन्हें अपने ही देश में भेदभाव, घृणा इस जैसी चीजों का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय में उनके साथ कोई अन्य बालक बैठना तक नहीं चाहता था। यहां तक कि उन्हें विद्यालय परिसर के कुएं से पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। और एक ही बात जो बाबा साहेब के विद्यालय में थोड़ी बहुत अच्छी थी, वो ये थी कि विद्यालय में उनकी एक अच्छे शिक्षक से मुलाकात हुई। कहते हैं उन शिक्षक महोदय ने न केवल बाबा साहेब पर विशेष नजर रखी, बल्कि उन्हें अपना नाम अंबेडकर प्रयोग करने का अधिकार भी दिया था। उनका नाम था महादेव अंबेडकर। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो दावा मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन महादेव ब्राह्मण जाति के तथा रूढ़िवादी समाज और परंपराओं के मुखर विरोधी हुआ करते थे। वे अंबेडकर की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे और साथ ही उन्हें यह विश्वास था कि बालक अंबेडकर निश्चित रूप से बड़ा होकर कुछ करने की क्षमता जरूर रखेगा। वे आगे तक बाबा साहेब से जुड़े भी रहे। खैर, आगे चलते हैं। अब देखिए, समाज शास्त्रियों से मनुष्य के प्रारंभिक जीवन का उसके भविष्य पर पड़ने वाला प्रभाव के बारे में यदि अगर आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि मनुष्य के बचपन में घटी घटनाएं ही उसका भविष्य तय करती हैं। और इसी प्रकार की एक घटना ने अंबेडकर को अंबेडकर बनने के लिए बाध्य कर दिया था। एक बार उन्हें कुछ अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता पड़ी, इसलिए उन्होंने अपनी बुआ के पर्स से कुछ पैसे निकालने का प्लान बनाया, या यूं कहें कि वो इसे चुराने की कोशिश करना चाहते थे। एक रात जब उन्होंने ये मौका देखा तो मौका पाकर चोरी को अंजाम देने का उन्होंने प्रयास किया। बुआ की पर्स में महज आधा आना पैसा था। आना उस समय पैसे की छोटी इकाई हुआ करती थी। अब उस आधे आने को देखकर अंबेडकर को अपराध बोध हुआ। अपराध तो बहुत बोध हुआ, क्योंकि उस समय उस पर्स में इस आधे पैसे का मिलना ये बताता था कि पैसे का कितना अभाव है। आत्मग्लानि से भरे बाबा ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वे सही मार्ग पर चलकर शिक्षा के माध्यम से ही धन कमाएंगे और जीवन में दोबारा कभी भी चोरी जैसा दुष्कृत्य नहीं करेंगे। उनके पिता रामजी सकपाल बाबा साहेब व उनके परिवार को लेकर बंबई के लोअर पैरोल की एक चौल में रहा करते थे। वहीं से उनकी आगे की पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन वहां भी जाति भेद और ऊंच नीच के भूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इस बार हुआ यह कि उनके संस्कृत के शिक्षक ने उन्हें संस्कृत की कक्षा में बैठने तक से रोक दिया। उनका मानना था कि छोटी और अछूत जाति के लोगों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो देववाणी है। इसका परिणाम यह हुआ कि अंबेडकर जी ने अपने स्वाध्याय के दम पर सभी उपलब्ध संस्कृत ग्रंथों को न केवल पढ़ा, बल्कि उनकी त्रुटियों को उजागर करने के लिए साथ साथ उन पर आलोचनात्मक टिप्पणी भी की। उनके द्वारा किए गए अध्ययन, आलोचना व व्याख्या, उनका स्तर यह था कि उस समय के गिने चुने शिक्षित लोग ही इस प्रकार की व्याख्या को समझ सकते थे। खैर, इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए बाबा साहेब ने किसी तरह वर्ष 1907 में अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। ऐसा करने वाले शायद वे अपने समाज के पहले व्यक्ति थे। आगे बाबा साहेब के जीवन में एक और व्यक्ति का प्रवेश हुआ जब वर्ष 1908 में इनकी मुलाकात मराठी लेखक, समाज सुधारक व शिक्षक
कृष्ण राव केलुस्कर से हुई। केलुस्कर ने ही सबसे पहले बाबा साहेब का परिचय बौद्ध धर्म से करवाया था और बाबा साहेब को भगवान बुद्ध की जीवनी की पुस्तक बुद्ध चरित्र भेंट की थी। इसी बीच तत्कालीन रूढ़िवादी परंपराओं के अनुसार केवल 17 वर्ष की आयु में बाबा साहेब का विवाह 9 वर्ष की आयु की रमाबाई से कर दिया गया था और ये वही दौर था जब ज्योतिराव फुले जैसे समाज सुधारकों ने समाज से जातिवाद, छुआछूत जैसी कुरीतियों को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया था। अब देखिए यहां पर एक नाम आया ज्योतिराव फुले का। ज्योतिराव फुले के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आइकन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करिएगा, आपको पढ़ने को मिल जाएगा। उस पर भी मैंने शख्सियत प्रोग्राम लिया हुआ है। खैर वापस आइए, उन्होंने जाति प्रथा को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठा लिया था और इसका प्रभाव बाबा साहेब के मन मस्तिष्क पर पड़ना भी शुरू हो गया था। लेकिन अभी तक इस लड़ाई में सीधे उतर जाने से पहले अभी बाबा साहेब को बहुत सारी दूसरी चुनौतियों से गुजरना था। उसमें एक चुनौती मानो उनकी बाहें फैला करके उनका इंतजार कर रही थी। एक समस्या थी जो आज भी लगभग सभी गरीब, विपन्न या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के सामने आकर खड़ी हो ही जाती है। वो थी आगे की शिक्षा के लिए अतिरिक्त धन का अभाव, क्योंकि अच्छी शिक्षा अक्सर महंगी होती है और उस समय भी शिक्षा काफी महंगी थी। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके बाबा साहेब को भी उच्च शिक्षा के लिए धन की बेहद आवश्यकता थी। अब लेकिन वे चूंकि आरंभ से ही मेधावी छात्र थे, इसलिए उनकी महत्वाकांक्षा का भी ऊंचा होना स्वाभाविक था। इस बार भाग्य ने केलुस्कर को बाबा साहेब की समस्या का समाधान करने के लिए चुना था। उन्होंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए बड़ौदा रियासत के महाराजा सायाजी राव से अंबेडकर की शिक्षा के लिए अच्छी खासी छात्रवृत्ति का प्रबंध करवा दिया और इस तरह उनकी आगे की शिक्षा शुरू हो पाई। जहां एक और देश में राजनीतिक विद्रोह, आंदोलन और रोज नई ब्रिटिश नीतियां देश का माहौल बदल रही थीं, ऐसे समय में भीमराव अंबेडकर अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी कर भारत लौट आए। यहां उन्होंने बड़ौदा रियासत के अंतर्गत स्टेट फोर्सेज में लेफ्टिनेंट का पदभार संभाल लिया। लेकिन महान पुरुषों का जीवन इतना आसान कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? स्वाभाविक सी बात है, नहीं। आगे अंबेडकर के साथ भी वही हुआ। नौकरी मिल जाने के कुछ ही समय पश्चात उनके पिता रामजी सकपाल का देहांत हो गया। क्योंकि हर चुनौती के बाद एक अवसर आपका इंतजार कर ही रहा होता है, तो ऐसा ही एक अवसर अंबेडकर के पास भी आया। अंबेडकर को यह मौका तब मिला जब बड़ौदा के महाराजा ने एक छात्रवृत्ति की घोषणा की और यह छात्रवृत्ति थी अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल लेने और अध्ययन करने की। बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय था वह। अंबेडकर ने इस मौके को झट से लपक लिया और अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए अमेरिका की ओर चल पड़े। परिवर्तन और अधिकता के इस दौर से गुजर रहे कोलंबिया विश्वविद्यालय में अंबेडकर को एक अच्छी चीज मिली और वो ये थी समानता, जिसकी तलाश पूरे भारत में उन्होंने अपने जन्म के बाद से लगातार की थी। भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद अंबेडकर ने यहाँ अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब विषयों का गहन ज्ञानार्जन किया और अपनी परास्नातक यानी कि MA की डिग्री भी प्राप्त की। अब देखिए यहां पर ध्यान देने लायक जो बात है वो ये है कि इस दौरान उनकी एक थीसिस थी जिसका विषय था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। इसके आगे उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में ही अपनी PhD की डिग्री हासिल की, जिसमें उनकी विशेषज्ञता का विषय था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाति व्यवस्था पर भी खासा अध्ययन किया था। इसके तहत उन्होंने कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जीनेसिस एंड डेवलपमेंट शीर्षक के एक लेख भी जारी किया। अपनी डायरेक्टरेट हासिल करने के बाद अंबेडकर ने ब्रिटिश भारत की वित्तीय व्यवस्था के ऊपर द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के नाम से एक किताब लिख डाली। इस किताब का एक और महत्व था और वो ये था कि आजादी की लड़ाई में लगे तत्कालीन बुद्धिजीवी नेताओं, शिक्षित लोगों, छात्रों आदि को देश के आर्थिक हालात के बारे में सोचने समझने का ये एक नया और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्राप्त हुआ था। खैर, अमेरिका में अपना अध्ययन पूरा कर लेने के बाद अंबेडकर लंदन रवाना हुए, जहां एक और चुनौती मानो उनका इंतजार कर रही थी। लंदन पहुंचने के दौरान ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। तब लगभग सभी संस्थाओं ने सुचारू ढंग से कार्य करना बंद कर दिया था और तथा सारी की सारी लगभग व्यवस्था जो है वो ठप हो गई थी। और ऐसे में एक स्वाभाविक चुनौती अंबेडकर की माली हालत की थी, क्योंकि छात्रवृत्ति के पैसों से भला कौन रुकता लंदन में। इसलिए अंबेडकर ने पढ़ाई से 4 वर्षों का एक्सटेंशन ले लिया और वे भारत का रास्ता पकड़ लेते हैं।
यहीं गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से देश की आजादी का नेतृत्व संभाल रखा था। वर्ष 1917 में जब अंबेडकर भारत पहुंचे तब गांधी जी चंपारण में थे और इस दौरान भारत में भारत सचिव मॉन्टेग्यू व चेम्सफोर्ड एक साथ भारत शासन अधिनियम 1919 बनाने की जुगत में लगे हुए थे। इसके अलावा देश के कुछ राज्यों जैसे दक्षिण भारत में मद्रास और पूर्वी में बंगाल आदि राज्य में दलित वर्गों में अपने अधिकारों के लिए सक्रियता से संघर्ष कर रहे थे। देश के दलित इस समय दो प्रकार के संघर्षों का सामना कर रहे थे। इनमें से पहला संघर्ष था अंग्रेजों के अत्याचार का, जिसका पूरा देश सामना कर रहा था, और दूसरा संघर्ष था भेदभाव का, जिसकी लड़ाई वे अपने देश में ही लड़ रहे थे। एक और जहां सारा भारत देश की आजादी की लड़ाई में हुंकारें भर रहा था, वहीं अंबेडकर भी अपने अध्ययन में पूरी शिद्दत से लगे हुए थे। आगे बड़ौदा सरकार में नौकरी करने अंबेडकर जब बड़ौदा पहुंचे तो उन्हें स्टेशन लेने तक कोई नहीं आया, जबकि इसका आदेश बड़ौदा के महाराजा ने पहले ही जारी किया हुआ था। इसके बाद बड़ौदा में जब उन्होंने अपने ठहरने के लिए लोगों से कमरा मांगा तो किसी ने भी उन्हें अपने कमरे में प्रवेश तक नहीं करने दिया। अब आप इसका कारण शायद समझ चुके होंगे। खैर, किसी तरीके से एक पारसी सराय में ठहरने के बाद जब वे बड़ौदा के महाराजा के पास पहुंचे तो उनकी योग्यता को देखकर महाराजा सयाजी राव दंग रह गए। उन्होंने अंबेडकर को सीधे वित्त मंत्री का पद का कार्य सौंपने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसी कारण उन्हें मिलिट्री सचिव बनाया गया। उच्च शिक्षा की बड़ी उपलब्धि, ऊंचा पद और सुदृढ़ आर्थिक परिस्थिति के बावजूद उनकी जातीय पहचान उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कार्यालय में भी सभी उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार करते थे। खैर, यहां सब तो फिर भी ठीक था। पानी सर से ऊपर तब और चढ़ गया जब उनके पारसी मकान मालिक ने उन्हें पीटने तक की धमकी दे डाली और उन्हें सराय से बाहर निकाल फेंका। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों अंबेडकर का अपना अपमान गांधी जी के अफ्रीका में हुए अपमान से भी ज्यादा बड़ा और पीड़ादायक था, क्योंकि उनका अपमान कहीं और नहीं, अपने खुद के देश भारत में हुआ था। इस घटना ने अंबेडकर को इतना परेशान किया कि वो दुख के कारण रोने लगे। अंत में बड़ौदा छोड़कर वे मुंबई चले गए और वहां प्रोफेसर की नौकरी कर ली। इसी दौरान वर्ष 1918 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी और इसी वर्ष आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में सयाजी राव ने भी अपनी शिरकत की। वर्ष 1918-19 के बीच सामाजिक राजनीतिक सुधारों की जांच के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने साउथ बोरो कमेटी या फ्रेंचाइजी कमेटी का गठन किया था। इसमें सामाजिक विभाजन, लोकतांत्रिक सरकार व मताधिकारों पर समाज के विभिन्न वर्गों के विचारों का विश्लेषण करके एक रिपोर्ट बनाई गई थी। दलित समाज की ओर से इस समिति में करवीर सिंह देव और अंबेडकर शामिल हुए। मुखर व्यक्तित्व के धनी अंबेडकर ने समिति के समक्ष दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल क्षेत्र की मांग की और इसकी सिफारिश इस समिति ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की घोषणा के साथ की। अंबेडकर ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख में लिखा कि होम रूल की अवधारणा तब तक संभव नहीं होगी जब तक कि जातीय समानता स्थापित ना हो जाए। अपने विचारों को विस्तार देने और लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष 1920 में अंबेडकर ने मूक नायक नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसमें उन्होंने एक बार लिखा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ आजाद भारत नहीं है, बल्कि सभी को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक बराबरी भी होनी चाहिए। जब तक बराबरी नहीं मिलेगी तब तक आजादी भी गुलामी के समान ही होगी। 1920 के दौरान कोल्हापुर के साहू जी महाराज भी दलित कल्याण के पैरोकार के रूप में सामने आने लगे थे और इसी वर्ष उनकी मुलाकात अंबेडकर से भी हुई थी। अंबेडकर की प्रतिभा, न्यायप्रियता और दलित कल्याण के प्रति उनकी ललक देखकर वे उनसे इतना प्रभावित हुए कि कोल्हापुर में आयोजित दलित समाज के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोषणा कर दी कि अब अंबेडकर ही दलित समाज के भेदभाव, शोषण और जाति के बंधन से मुक्त करने वाले नायक होंगे। वैसे इस समय तक उनके दो बेटों की मृत्यु और तीसरे बेटे की खराब तबीयत उनके मिशन को राह में रोड़ा बनी हुई थी। हालांकि उन्होंने किसी तरह इसका सामना किया, क्योंकि अभी भी अपनी लंदन की पढ़ाई वे पूरी करना चाहते थे, तो वे सयाजी राव से लोन लेकर के लंदन पढ़ाई करने चले गए। अब आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा और वो ये जरूर होगा कि अंबेडकर जब अपनी पढ़ाई और अपनी निजी समस्याओं में इतने उलझे हुए थे तो दलित कल्याण का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा क्यों गया था? उन्होंने उसे पूरा कैसे किया? आइए समझते हैं। दरअसल मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1919 के अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़ दिया, जो कि 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के प्रमुख प्रावधान सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ था।
यानी अब ब्रिटिश सरकार ने दलितों को परिषद में शामिल होने का रास्ता साफ कर दिया था, हालांकि उनकी शक्तियां अभी भी सीमित ही थी। इधर लंदन में पढ़ाई कर रहे अंबेडकर ने अपनी एमएससी की पढ़ाई पूरी की और 1921 में उनकी किताब प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन इंडिया का लेखन भी पूरा किया। आगे 1922 में प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी किताब को पूरा करने के बाद उन्होंने एक पेपर लेख रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया लिखा। इससे उन्होंने अंग्रेजी सरकार की जम करके आलोचना की। इसके बावजूद अंबेडकर को वर्ष 1923 में उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से नवाजा गया था। इस समय वो जर्मनी के अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी कर भारत वापस आ चुके थे। अब वे देश के दलितों के उत्थान के लिए अलग अलग तरीकों से प्रयास करने में लिप्त हो गए। इसका असर यह हुआ कि अन्य समूह की तरह ही दलित समाज भी संगठन के रूप में एकत्रित होने लगा और अब सभी अंबेडकर को अपना नेता मान चुके थे। इसी दौरान अंबेडकर की राजनीतिक पहचान तब और ज्यादा बढ़ गई जब वर्ष 1927 में मुंबई के गवर्नर ने इन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाने की घोषणा कर दी। अब इस उपलब्धि पर डिप्रेस्ड क्लास के शिक्षकों ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया और डॉक्टर अंबेडकर को सम्मानित किया। अंबेडकर ने बंबई के ही महाड म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत रह रहे दलितों के साथ हो रहे भेदभाव को छुआछूत मामले में सक्रियता से हस्तक्षेप किया। यहाँ एक टैंक का पानी सभी को पीने के लिए समान रूप से उपलब्ध था, लेकिन दलितों को इसके आसपास भी फटकने की इजाजत नहीं दी गई थी। अंबेडकर ने इस मामले को विधान परिषद में कई बार उठाया, लेकिन मजाल है कि किसी के कान में जूं तक रेंगी हो। अंबेडकर ने एक कॉन्फ्रेंस में महानगर पालिका के लोगों को भाषण देकर इस तरह से प्रोत्साहित किया कि हजारों दलितों ने पूरे महाड़ में मार्च करते हुए अंबेडकर के साथ इस टैंक में पानी पिया। इस घटना ने एक ओर जहां दलितों को परिवर्तन की संभावनाओं की उम्मीद से भर दिया, वहीं दूसरी ओर संपूर्ण समाज को अंबेडकर की सक्रियता की जानकारी भी हो गई। जाहिर था कि इस घटना पर सवर्ण समाज की प्रतिक्रिया आएगी और आई भी, और तो और प्रतिक्रिया का स्तर मारपीट व हमले तक बढ़ गया था। लेकिन अंबेडकर ने दलितों को निष्क्रिय प्रतिरोध का ज्ञान पहले ही दे रखा था। दूसरी ओर दलित समाज भी महाड़ की घटना को भूल नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां पर दलितों के पानी पी लेने के बाद ऊंची जाति के लोगों ने टैंक का विधि विधान से शुद्धिकरण करवाया था। अंबेडकर भी दलितों की इस पीड़ा को समझ रहे थे। उन्होंने 1927 में फिर से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया और लोगों से बात करते हुए दलितों को उनके अधिकारों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक किया। 1927 के इसी कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने संपूर्ण हिंदू समाज को चुनौती देते हुए मनुस्मृति को जला डाला। दलित उत्थान के प्रयासों की पराकाष्ठा वाले इस कदम से वीर सावरकर जैसे कई हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। फिर भी इसी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला। ये बात तब और ज्यादा स्पष्ट हो गई जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी हुई। दलितों को उम्मीद थी कि मोतीलाल नेहरू निश्चित रूप से इस रिपोर्ट में दलितों के अधिकारों को स्थान देंगे ही देंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। नेहरू रिपोर्ट में दलितों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। इससे अंबेडकर और दलित समाज के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट का महत्व यह था कि इसके प्रावधानों को आगे आने वाले भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किए जाने की उम्मीद थी। इसी साल यानी 1928 में ही साइमन आयोग ने भारत में संवैधानिक सुधारों के विश्लेषण के लिए भारत में प्रवेश किया, और चूंकि इस आयोग के सदस्यों में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका संपूर्ण भारत में जमकर विरोध किया गया। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये नारे लगाए गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने आयोग के सहयोग हेतु कुछ लोगों को चुना, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी शामिल था। अब आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर अन्य भारतीय नेताओं और देश में बह रही विरोध की बयार के विपरीत आयोग का सहयोग कर रहे थे। इस बात से भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का एक बहुत बड़ा तबका अंबेडकर के इस कृत्य से बेहद नाराज हो गया। ऐसा इसलिए था कि भारत में कोई भी राष्ट्रवादी नेता इतने मुखर तरीके से दलित समाज के अधिकारों की बात नहीं करता था। और इससे भी बड़ी बात यह कि साइमन आयोग का मानना था कि भारत में दलितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्वता नहीं प्राप्त है। इसी कारण अंबेडकर को इस आयोग से थोड़ी बहुत उम्मीद थी। अतः उसने दलित समाज का नेतृत्व करते हुए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से दलितों के अधिकारों संबंधी ज्ञापन साइमन कमीशन को सौंप दिया।
अब इसके बाद अंबेडकर ब्रिटिश सरकारों के सुधारों का इंतजार करने नहीं बैठ गए, बल्कि उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और सक्रियता का परिचय देते हुए दलित उत्थान के लिए अनेक कार्यों को अंजाम दिया। जैसे उन्होंने एक एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, बच्चों के लिए विद्यालय व छात्रावास का प्रबंध किया और इसी हेतु उन्होंने सरकार से मदद भी मांगी, क्योंकि कोई भी पीड़ित के लिए विद्यालय और छात्रावास के लिए अपना मकान देने को तैयार नहीं था। इसी क्रम में वह कामगारों के आंदोलन से जुड़े और लोगों को बताया कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो दलितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकता है। लेकिन आलम यह था कि तत्कालीन भारतीय उच्च समाज शिक्षित दलितों को श्रेणी के नजरिए से या दोयम श्रेणी के नजरिए से देखने का आदी हो चुका था। अंबेडकर स्वयं इन व्यवहारों से, अपमान से इतना तंग आ चुके थे कि उन्होंने 1929 के जलगांव कॉन्फ्रेंस में धर्म परिवर्तन तक करने की बात कह दी थी। उनकी इस बात का यह असर हुआ कि 1929 में 12 महारों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम ग्रहण कर लिया। अब क्या था, पूरा हिंदू समाज सदमे में आ गया। अब उन्होंने दलितों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, ये सब चीजें शुरू कर दिया, लेकिन ये इतना व्यापक नहीं था कि इसे संतोषजनक कहा जा सकता हो। इसके बाद 1930 में ही अंबेडकर ने नासिक में दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन छेड़ दिया। अंबेडकर का यह सत्याग्रह लंबे समय तक चला, क्योंकि ऊंची जातियों ने भी दलितों के मंदिर में प्रवेश न करने का मन बना लिया था। इसी बीच 1930 में साइमन आयोग ने भी अपनी अनुशंसाओं को जारी कर दिया, जिसमें उन्हें राष्ट्रीय नेताओं की मांग के इतर अनुशंसा की थी भारत में होने वाले चुनाव में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की। अब तक आपको यह और अधिक स्पष्ट हो गया होगा कि क्यों अंबेडकर ने साइमन आयोग का समर्थन किया था। इधर साइमन आयोग के बाद वक्त आ गया था गोलमेज सम्मेलन का। उसे भी अंबेडकर ने अपनी दलित उत्थान की नीतियों, उद्देश्यों आदि को पूरा करने का अवसर के रूप में देखा। इसीलिए जहां महात्मा गांधी ने 3 गोलमेज सम्मेलन में से केवल एक यानी दूसरे में भाग लिया था, वहीं अंबेडकर ने तीनों सम्मेलन में शिरकत की थी। देखिए, ये बात इस मामले में भी अद्वितीय थी कि इतने बड़े वैश्विक आयोजन में जहां दुनिया भर के संभ्रांत नेताओं को आमंत्रित किया गया था, वहीं पहली बार किसी अनटचेबलर को उसके बीच बराबर स्थान पर बैठने का सम्मानपूर्वक आमंत्रण मिला था। यह इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अंग्रेजों के इस निर्णय की आलोचना की और कहा कि ऐसा करके ब्रिटिश सरकार भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को नीचा दिखाना चाहती है और आपस में फूट पैदा करना चाहती है। खैर, आगे जब गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ तो सभी नेताओं की तरह ही अंबेडकर ने भी अपनी बात ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि मैं इस समय देश की लगभग 30% आबादी का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो अपने ही देश में गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर है। जहां उन्होंने संपूर्ण भारतीयों के मौलिक अधिकारों की मांग भी कर ली, जिसके दम पर आज हम अपनी आजादी को पूरी सार्थकता के साथ जी पा रहे हैं। आगे हुआ भी यही कि सम्मेलन से जुड़ी माइनॉरिटी समिति ने यह माना कि दलितों और अल्पसंख्यकों को अपने अपने अधिकारों की मांगें सर्वथा उचित हैं और इसी के रूप में इसे टाला नहीं जा सकता। अब आइए भारत वापस चलते हैं। यहां महात्मा गांधी ने अपनी गतिविधियों से अंग्रेजों की चूलें हिला रखी थीं और वे किसी भी हाल में इंग्लैंड जाने को तैयार नहीं थे। इसका परिणाम यह था कि तत्कालीन वायसराय इरविन इंग्लैंड में आयोजित होने वाले गोलमेज सम्मेलन के अगले चरण में गांधी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी के साथ एक समझौता करते। गौरतलब है कि इस समझौते को दुनिया भर में गांधी इरविन पैक्ट 1931 के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया और महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह को रोक दिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वे भाग लेने के लिए वे हामी भर देते हैं। उधर अंबेडकर भी इन सब गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए थे। सारी दुनिया इस बात से भली भांति परिचित थी कि अंबेडकर और गांधी के वैचारिक मतभेद इतने विपरीत हैं जितने हमारी पृथ्वी के 2 ध्रुव। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों के अंतिम उद्देश्य में कोई विशेष अंतर नहीं था। उधर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर एक बार फिर से अपनी छाप छोड़ने के लिए उपस्थित थे, जहां गांधी, जिन्ना और मदन मोहन मालवीय उपस्थित थे। कई लोगों का यह मानना है कि लंदन में अंबेडकर की उपस्थिति गांधी को नागवार गुजर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वे स्वयं दलितों का सबसे बड़ा हितैषी और परोकार मानते थे। हालांकि सम्मेलन के शुरू होने के कुछ देर पहले जब गांधी और अंबेडकर आमने सामने हुए तो गांधी ने अचानक ही अंबेडकर से सवाल करना शुरू कर दिया। गांधी जी ने कहा, आज यहाँ हिंदू समाज की बात करने आया हूँ। हम सब एक ही भूमि की संतान हैं, अछूत हों या ब्राह्मण। लेकिन अगर हम अछूतों को अलग निर्वाचक मंडल देंगे तो यह विभाजन स्थायी हो जाएगा। हम अपने ही लोगों को पराया बना देंगे। मैं इस निर्णय को कभी स्वीकार नहीं कर सकता।
अंबेडकर ने संयमित होते हुए उत्तर दिया और कहा, हम वो हैं जिन्हें हमें अपने ही देश में पराया बनाया गया है। हम सदियों से कुएं से पानी नहीं ले सकते, स्कूल में बैठ नहीं सकते, मंदिर नहीं जा सकते। क्या यही एकता है? हमें हमारी आवाज चाहिए जो केवल राजनीतिक अधिकारों से ही मिल सकती है। गांधी जी ने चिंतन मुद्रा में कहा कि मैं जानता हूं दलितों के दुख को, गहराई से समझता हूं, लेकिन यह दुख केवल राजनीतिक अधिकारों से मिल जाने से नहीं मिटेगा। इससे निजात तभी मिलेगी जब मेरे जैसा हर हिंदू अपने घर का दरवाजा दलितों के लिए भी खोलेगा। मैं अछूतों को हरिजन मानता हूं, जिसका अर्थ है ईश्वर के लोग। अब इस हरिजन वाली बात पर तीखे स्वर में जवाब देते हुए अंबेडकर जी ने कहा कि हरिजन कह देने मात्र से हम इंसान नहीं बन जाएंगे बापू। जब समाज ही हमें इंसान नहीं मानता तो इंसान होने का एहसास सिर्फ आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी से ही मिल सकता है। अगर एक बाहरी व्यवस्था में हमारी आवाज नहीं होगी तो सुधार सिर्फ और सिर्फ सपना होगा। गांधी जी ने कहा कि मैं सुधार का सपना देखना चाहता हूं और इसके लिए संघर्ष भी करता हूं। मैं चाहता हूं कि सवर्ण हिंदू स्वयं बदलें। मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक मंडल उस बदलाव को रोक देगा और यह अंग्रेजों को उनकी बांटो और राज करो की नीति को लागू करने का अवसर देगा। इसका प्रतिकार करते हुए अंबेडकर जी ने कहा कि हमारे पास अब समय नहीं है बापू, सदियां गुजर गई हैं, अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अगर कम्युनल अवार्ड हमें हमारी पहचान दिलाएगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा ही करूंगा, चाहे वह किसी को पसंद आए चाहे नहीं। अब अंत में बापू ने कहा, तो शायद लगता है कि हमारी राहें अलग अलग हैं, आपकी अलग हैं, हमारी अलग हैं डॉक्टर साहब, पर मेरा विश्वास है कि हम दोनों एक ही उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, भारत को न्याय संगत और स्वतंत्र बनाने का उद्देश्य। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम एक दिन साथ खड़े हों, ना कि आमने सामने। अंबेडकर ने दृढ़ लेकिन गहराई से भरे शब्दों में कहा कि मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन सम्मान और बराबरी के बिना एकता केवल एक दिखावा है। एकता या आत्मसम्मान के बीच अगर मुझे चुनाव करना होगा तो मैं आत्मसम्मान को चुनूंगा। 7 दिसंबर 1931 से शुरू हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 125 लोगों के बीच में पहले गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी और दूसरा विषय था प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का पक्ष रखते हुए कहा कि कांग्रेस भारत में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें मुस्लिम, अल्पसंख्यक व दलित ये सब शामिल हैं। अंबेडकर ने सख्त स्वर में कहा कि रियासतों को विशेष प्रतिनिधित्व देना देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। अंबेडकर का रुख देखकर सम्मेलन के सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ था जिसने रजवाड़ों या सामंतवाद को इस कदर आड़े हाथों लिया हो। माहौल इतना गर्म हो गया कि महात्मा गांधी को अगले दिन मजबूरी में पूछना पड़ गया कि आखिर अंबेडकर चाहते क्या हैं। उन्होंने कहा कि वे जो भी चाहते हों फिर भी हम उनके साथ देंगे, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस हमेशा विशेष प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव के खिलाफ है। खैर, सम्मेलन समाप्त हुआ और दिसंबर में जब महात्मा गांधी भारत वापस आए तो दलितों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। कुल मिलाकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जगजाहिर हो गया कि देश में दलितों का एक और बड़ा नेता है जो उनके उत्थान के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है, या यूं कहें कि अंबेडकर ने गांधी दलितों का नेता होने की छवि पर बट्टा लगा दिया था। हालांकि अंबेडकर को भी गांधी समर्थकों ने अंग्रेजों का एजेंट कहकर उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया था। अंततः यह संवाद असहमतियों पर खत्म हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भी 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के रूप में दलितों को अलग निर्वाचक मंडल देने का निर्णय कर लिया। इसके तहत दलितों को स्वतंत्र और पृथक निर्वाचक मंडल का स्वतंत्र अधिकार दिया गया था। इसके विरोध में अंततः गांधी जी ने अपना ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने का निश्चय किया और वे पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। उनके इस निर्णय का प्रभाव यह हुआ कि पूरे देश में अंबेडकर की तीखी आलोचना होने लगी, यहां तक कि उनके पुतले जलाए जाने लगे और उनके विरुद्ध नारेबाजी भी होने लगी। दलितों पर बढ़ते अत्याचार और गांधी की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल पहुंचे। यह मुलाकात इतिहास की दिशा बदलने वाली थी, क्योंकि दोनों के बीच हुए संवाद की परिणति पूना समझौते या फिर पूना पैक्ट के रूप में जानी जाने वाली थी। अंबेडकर को यह समझौता पूरे मन से स्वीकार नहीं था। उन्होंने भारी दबाव में गांधी जी की बिगड़ती हालत को देखते हुए हस्ताक्षर करने का निर्णय किया था, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने समझौते के तहत अलग निर्वाचक मंडल छोड़ने पर सहमति दी थी,
लेकिन आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को अपनाया था। इस समझौते के तहत दलितों को अलग निर्वाचक मंडल और दोहरे मताधिकार यानी ड्यूअल वोट का जो अधिकार कम्युनल अवार्ड के तहत मिलने वाला था उसे खत्म कर दिया गया। उसके बदले दलितों के लिए विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या को 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया और विधानमंडल में उनकी हिस्सेदारी कुल सीटों का 18% तय कर दी गई। गांधी जी का मानना था कि अगर दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिल जाए तो यह हिंदू समाज में स्थायी विभाजन पैदा कर देगा और ब्रिटिश सरकार के बांटो और राज करो नीति को बल देगा। उन्होंने समझौते के जरिए उस बड़े बदलाव को रोक दिया जो दलितों को एक अलग धार्मिक राजनीतिक पहचान और सवर्णों के समकक्ष राजनीतिक शक्ति को शक्ति दे सकता था। यह वही वजह थी कि अछूत समाज के कई नेताओं ने पूना समझौते का विरोध किया और अंबेडकर को दोनों ओर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, एक ओर दलितों के आक्रोश से और दूसरी ओर सवर्ण नेताओं के दबाव से। 26 फरवरी 1955 बीबीसी को दिए गए एक साक्षात्कार में अंबेडकर ने गांधी जी के ऊपर तीखा हमला करते हुए कहा, मुझे हैरानी होती है कि पश्चिम के लोग गांधी जी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। वे महज इतिहास का हिस्सा हैं, ना कि नए युग के निर्माता। इसके बाद भी अंबेडकर ने दलित उत्थान के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के नासिक के येवला नामक स्थान पर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने भारतीय समाज और दलित आंदोलन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। उनके इस निर्णय ने मानो संपूर्ण हिंदू समाज को एक बार फिर से हिला दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म के विभाजन के जिस डर से यरवदा में आमरण अनशन किया गया था वो सब व्यर्थ होता नजर आ रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने फैसला कर लिया क्योंकि उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में व्यवस्था में दलितों के लिए कोई सम्मानजनक स्थान नहीं है। बार बार सुधार की कोशिशों के बावजूद छुआछूत, भेदभाव और अपमान की दीवारें जस की तस बनी रहीं। मंदिरों में प्रवेश रोक पाना, पानी के लिए अलग घड़े, स्कूलों में भेदभाव, ये सब अंबेडकर के जीवन में रोजमर्रा की हकीकत थे। उन्होंने महसूस किया कि जब तक अपना धर्म नहीं बदल जाएगा तब तक आत्मसम्मान और बराबरी की बात शायद अधूरी रहेगी। इस घोषणा के बाद दलित समाज में एक नई चेतना जागी। आज भी येवला सम्मेलन को धर्म परिवर्तन आंदोलन की नींव माना जाता है। इन सब के अलावा दलितों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने व एक नया मंच देने के लिए अंबेडकर ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता और प्रबुद्ध भारत जैसे प्रकाशनों का संपादन किया। साथ ही उन्होंने श्रमिकों के हक के लिए कई श्रम कानूनों, बीमा, न्यूनतम वेतन और मजदूर संघों से जुड़े कई विधेयक पारित कराए। उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक और आर्थिक मंच की व्यवस्था की जिससे दलितों को संगठनिक रूप से एकत्रित किया जा सके। इसी का परिणाम था कि 1936 में जब उन्होंने डिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई और 1937 में मुंबई के प्रेसिडेंसी चुनावों में भारी जीत दर्ज की। बहुत कम लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी अंबेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी और उनके आर्थिक विचारों की भूमिका थी। 1937 में अंबेडकर ने एनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक ऐतिहासिक भाषण लिखा था जो इतना क्रांतिकारी था कि जाति पात तोड़क मंडल ने उसे प्रसारित करने से ही मना कर दिया था। बाद में जब यह पुस्तक के रूप में छपा तो यह सामाजिक न्याय के आंदोलन का घोषणा पत्र बन गया। इसके अलावा जल नीति की बात करें तो 1944 में कोलकाता में उन्होंने नदियों को जोड़ने की योजना रखी। वहीं आगे चलकर भारत की राष्ट्रीय जल नीति का वह आधार बन गई। हीराकुंड और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं इसी सोच की उपज हैं। अब भारत जब स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था तो देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दे। इस महान कार्य के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया वे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लगभग 3 साल की अथक मेहनत के बाद जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया गया तो यह केवल एक दस्तावेज नहीं था, वह थी भारतीय इतिहास की एक नई इबारत जिसकी राह पर देश आज भी उन्नति की ओर निरंतर अग्रसर है। इन सब के बावजूद उन्हें महज दलितों का ही नेता घोषित करने का प्रयास किया गया, जबकि आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 14 क्लॉज 6 और आर्टिकल 340 के अंतर्गत उल्लिखित जिन प्रावधानों का सदुपयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग करते हैं उनके सृजनकर्ता बाबा साहेब ही हैं।
संविधान बन जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। उन्होंने महिला अधिकारों को मजबूत करने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, जो उस समय तक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन रूढ़िवादी सोच और पाखंडी मानसिकता ने इस विधेयक का विरोध किया। इससे आहत होकर उन्होंने 1951 में मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। बाद में विधेयक कमजोर रूप में पारित हुआ, फिर भी इसने भारतीय महिलाओं को कई मौलिक अधिकार दिए। 1955 में उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया, एक ऐसी सोच जो वर्षों बाद वास्तविकता बनी। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को अधिक सुचारू प्रशासन के लिए विभाजित करने का आज का विचार प्रासंगिक है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक अपनी चर्चित पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने विभाजन से पहले ही आगाह कर दिया था कि यदि अगर देश बटा तो इसका मूल्य रक्त से चुकाना पड़ेगा। इस पुस्तक में उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की जमकर आलोचना की थी। कट्टरता और तुष्टीकरण की राजनीति दोनों से वे असहमत थे। व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर अंबेडकर एक आदर्श स्थापित करते हैं। उन्होंने अपनी पहली पत्नी रमाबाई को शिक्षा देने की कोशिश की और उन्हें हमेशा सम्मान दिया। उनके पत्रों में यह झलकता है। रमाबाई के निधन के बाद उन्होंने ब्राह्मण नर्स शारदा कबीर से विवाह किया। यह विवाह सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ एक सशक्त संदेश था, क्योंकि यह जाति नहीं, मानवीय मूल्यों पर आधारित जीवन था। उनका राजनीति में सफलता का सफर उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। 1952 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, पर वे हार गए। लेकिन उसी वर्ष उन्हें राज्यसभा में नियुक्त किया गया और वे मृत्यु पर्यंत इसके सदस्य रहे। बावजूद इसके भारत में जातिगत समानता की धीमी रफ्तार से वे व्याधित रहे। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि हिंदू समाज में जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि यह अंतिम सत्य है। वे वर्षों से कहते आए थे, मैं हिंदू के रूप में जन्मा हूं, पर हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और उन्होंने यह वचन भी निभाया। धर्म परिवर्तन के अपने वादे को पूरा करते हुए 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में उन्होंने 3,65,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उनका यह कदम केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का प्रतीक भी था, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था को निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया था। उनकी पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्म उनके जीवन मार्गदर्शन का सार है। यह पुस्तक लिखने के महज 3 दिन बाद 6 दिसंबर सन 1956 को दिल्ली में उनका देहांत हो गया। मुंबई में उनका अंतिम संस्कार बौद्ध विधि से हुआ। शिक्षा को शेरनी का दूध बाबा साहेब ने यूं ही नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने इस बात को अपने प्रयासों से सिद्ध करके भी दिखाया। अब देखिए, यह तथ्य किसी से भी छिपा नहीं है कि संविधान की समीक्षा, मौलिक अधिकार, इस जैसे अधिकार अनेक संवैधानिक प्रावधान करने वाले बाबा साहेब अकेले 5-5 अखबारों को संपादन किया करते थे। उन्होंने जिस वर्ग से सर्वाधिक यातनाएं झेली, शक्ति व पद व अवसर पाने के बाद भी बाबा साहेब ने उनके विरुद्ध ना तो एक शब्द लिखा, ना ही गैर न्यायिक प्रावधान शामिल किया। संभवतः डिक्शनरी में इतने शब्द ही नहीं थे कि बाबा साहेब के संपूर्ण जीवन की वे व्याख्या कर पाते। डॉक्टर अंबेडकर ने साबित कर दिया कि वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात जो सच्चा वीर होता है वही धरती पर शासन करता है। उनके पास तलवार नहीं थी, पर उनके पास ज्ञान, तर्क और अदम्य साहस था। और उन्होंने अपने आलोचकों को तर्क से और समर्थकों को मार्गदर्शन से जीत लिया था। आज जब भी हम संविधान की प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय जैसे मूल्यों को पढ़ते हैं, तो हर शब्द में डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा, उनका सपना ही परिलक्षित होता है। पढ़ने वाला चाहे उनका समर्थक हो या फिर प्रबल विरोधी।